स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्काइज प्रिपरेशन हब पर। तो चलिए आज हम लोग पेपर फर्स्ट जो है UGC नेट का उसके पाठ्यक्रम को हम देखेंगे, सिलेबस को देखेंगे और उसके बाद जो है हम लोग इस प्लेटफॉर्म पर जो है हमारा प्रयास है कि इस तरह से आपका प्रिपरेशन किया जाए कि जिस तरह से हम लोगों ने भी अपना नेट निकाला है तो उसमें अपना एक जो अनुभव है वो अनुभव के साथ जो है उस एक्सपीरियंस के साथ जो है क्या हो कि आपको हम इसका प्रिपरेशन करा दें। चूँकि फर्स्ट पेपर में जब क्वेश्चन आता है तो फिर दिमाग चकरा जाता है, ये सब लोगों को पता है। सेकंड पेपर चूँकि आपका जो होता है वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, तो उसमें भी अगर आपका अगर कमज़ोर स्टडी है तो फिर सेकंड पेपर में भी आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन मानिए कि हमने इस प्लेटफॉर्म को इस हिसाब से बनाने का प्रयास किया है कि जीरो से कम आप जो है पेपर वन, और चूँकि मेरा जो नेट है वह हिस्ट्री में है तो नेट का हो या फिर बेट का हो चाहे जेट का हो, तो सभी जो स्टूडेंट है जो बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट जो बेट का आने वाला है या फिर आपको JPSC जो देख रहे हैं झारखंड में जेट आने वाला है या फिर UGC नेट है, तो सबके लिए सेम सिलेबस लगभग आपको पढ़ना है। और चूँकि हमने उसको क्वालिफाई किया है तो उसमें हमें क्या क्या झेलना पड़ा है और किस तरह से हमने अपना प्रिपरेशन किया है, तो हम चाहेंगे कि उस हिसाब से आप लोगों को मदद मिले। और अगला जो एग्ज़ाम होगा फिर आपका ये जो एग्ज़ाम हुआ है दिसंबर का, तो दिसंबर का रिजल्ट आ गया है। अब आप लोग जून में जो नेट का एग्ज़ाम होगा उसके लिए अभी से ही प्रिपरेशन में लग जाइए और आप पूरा उम्मीद रखिए कि हम पूरी तरह से आपका जो सेकंड पेपर हिस्ट्री है और जो फर्स्ट पेपर है ये ऑल सबके लिए है, तो दोनों पेपर हम हर हाल में आपको मई तक जो है हर हाल में हमारा टारगेट है कि तैयारी करा दें, एग्ज़ाम के पहले तक हम तैयारी करा देंगे। तो चलिए पहले हम फर्स्ट पेपर के सिलेबस पर हम लोग गौर करते हैं। ये सबके लिए आपको अनिवार्य है। तो देखिए ये जो सिलेबस है इसको देखिए, जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, ये आपको ये टीचिंग, चूँकि आपको ये UGC नेट जो आप पास करते हैं तो आप एक टीचर बनने के लिए इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं और डिग्री कॉलेज में यूनिवर्सिटी वगैरह में आप प्रोफेसर बनने के लिए तो वो क्या एक टीचिंग ही है। तो इसके लिए चूँकि जो जनरल पेपर में जो मेंशन किया गया है इसकी जानकारी रहना ज़रूरी है कि एक टीचर के पास क्या अंदर से उसके पास एक समझ है, उसका जो अभिरुचि है, जो हम कह सकते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड भी उसको बोल सकते हैं, जिसमें हम शिक्षक की जो अभिरुचि है, जो इंटरेस्ट है वो कितना ज़्यादा है बच्चों को पढ़ाने में, डिग्री कॉलेज में पढ़ाने में, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने में, तो उसके मेंटल जो स्किल है उसका जो क्वालिटी है उसको चेक किया जाता है फर्स्ट पेपर के माध्यम से। और इसी में आप अनुसंधान रिसर्च से भी इसको हम शोध अभिवृत्ति कर सकते हैं। तो शिक्षण और शोध अभिवृत्ति आपका मेन रूप से अगर देखा जाए तो रिसर्च और टीचिंग ये दोनों से रिलेटेड ही आपको मुख्य रूप से क्वेश्चन इसमें रहेगा। टीचिंग इसलिए रहेगा क्योंकि आपको एक प्रोफेसर बनना है, आपको एक टीचर बनना है। और चूँकि एक टीचर बनना है तो ऐसा नहीं है कि जो पहले से लिखी हुई किताबों में जो बातें हैं उसको आप अपने हिसाब से किस तरह से आप उसको पढ़ते हैं और फिर जो स्टूडेंट्स हैं उसको पढ़ाते हैं, नया कुछ क्या करके दिखाते हैं। और इसलिए रिसर्च का जो कह सकते हैं कि अनुसंधान की जो प्रवृत्ति है, जो अभिवृत्ति है, जो इंटरेस्ट है, उसके प्रति भी आपका झुकाव होना चाहिए। तो यही टीचिंग और रिसर्च ये दोनों को ध्यान में रख करके UGC ने पेपर वन को बनाया है। तो पेपर वन में देखिए आपको मुख्य रूप से लिखने के लिए ढेर सारी बातें हैं, लेकिन इसमें आपको देख लीजिए ये आपको 50 मार्क इसमें क्वेश्चन होंगे। इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ हम लोग देखते हैं ये तो पूरा सिलेबस है, इस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। लेकिन सिलेबस पर चर्चा करने के पहले आप ये देखिए यूनिट 9 है और यूनिट 10 है और उसके बाद ये हिंदी मीडियम में है। तो इंग्लिश मीडियम भी आप देख सकते हैं और या हिंदी मीडियम भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए आपको पेपर वन में
आपको 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 आपको प्रश्न रहेंगे। 50 प्रश्न जो रहेंगे ये 50 गुना 2 यानी 100 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन तो इससे ज़्यादा रहता है, 50 से लगभग 60 रहेंगे, लेकिन इसमें से 50 प्रश्न का आपको उत्तर देना है, आंसर देना है, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक आपका निर्धारित है और नो निगेटिव मार्किंग। इसमें किसी प्रकार का निगेटिव मार्किंग आपको नहीं है। निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आप जो है गेस करके एक सही जो ऑप्शन है, चाहे आपका MCQ बेस होता है, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें रहता है जिसमें 4 ऑप्शन रहते हैं, और उस ऑप्शन में से आपको एक जो है करेक्ट जो आंसर होता है उसको सिलेक्ट करना होता है, और वो अगर आपका सही है तो 2 मार्क्स मिलता है, और गलत हो गया तो फिर उसका जो आपका जो गेंड मार्क्स है, जो सही मार्क्स जो आपको मिला उसमें से कटता नहीं है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए पूरी आज़ादी रहती है। लेकिन 50 क्वेश्चन जो है इसको हम समझते हैं कि बनाने में आपको समझिए कि कितना मेहनत करना पड़ेगा और कितना चिंतन करना पड़ेगा वहाँ क्वेश्चन आने के बाद, ये बड़ा आपको सोचने लायक होगा। तो इसमें आप समझिए कि इसमें 10 यूनिट रहेंगे, 10 यूनिट्स। ये 10 यूनिट में 10 इकाई में आपका जो पूरा सिलेबस है वो बटा होगा। और अगर देखा जाए तो हम अगर देखें कि 50 क्वेश्चन अगर पूछता है तो 5 गुना 10 हम इसको बोल सकते हैं कि 10 यूनिट है, 10 चैप्टर है, 10 इकाई है, चैप्टर तो ज़्यादा होगा, तो हर इकाई पर 5 क्वेश्चन आ रहा है। तो हम समझते हैं कि प्रत्येक यूनिट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। और इसमें क्या होता है कि कभी कभी किसी यूनिट से एक आध क्वेश्चन थोड़ा कम आ जाता है, जैसे मान लीजिए कि कोई 7वां यूनिट है या 8वां यूनिट है, कोई यूनिट से 1-2 क्वेश्चन कम जाता है, कोई यूनिट में बढ़ जाता है, लेकिन एवरेज हमको लेके चलना है इस बात को कि हमें 10 यूनिट पर पूरा हमको कमांड करने का प्रयास करना है, क्योंकि कमांड करना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी हमें इसके लिए आपको प्रयास करना होगा। तो प्रश्न पत्र 1 में के बारे में देखिए कि ये जो क्वेश्चन पेपर है इसका जो मुख्य उद्देश्य है परीक्षार्थी की जो शिक्षण, टीचिंग और जो शोध क्षमता है, रिसर्च एबिलिटी है, उसका मूल्यांकन करना। यानी आपको पढ़ाने के लिए कोई बुक दिया जाता है, आप जिस सब्जेक्ट में भी आप ग्रेजुएशन PG है या फिर जो भी सब्जेक्ट आपका है MA में, तो उसी सब्जेक्ट के आप प्रोफेसर होंगे। तो ये आप समझिए कि उस सब्जेक्ट में आप नया कुछ क्या कर सकते हैं। तो नया करने का मतलब क्या हो गया कि आप उसमें रिसर्च कर रहे हैं, तो हूबहू उसी को नहीं पढ़ा के अगर कुछ उसमें नई चीज़ आप दे देते हैं स्टूडेंट्स को, तो आप समझिए कि आपका जो क्वालिटी है, आपका जो टीचिंग है, हम कह सकते हैं कि टीचिंग क्वालिटी है वो और ज़्यादा डेवलप होगा। तो इसलिए टीचिंग और रिसर्च जो एबिलिटी है आपका, इसी का इवैल्यूएशन करने के लिए कि कितना इंटरेस्ट है इस दोनों के प्रति, टीचिंग के प्रति और फिर रिसर्च के प्रति, इसी को चेक करने के लिए UGC एग्जाम जो है लेती है। अतः इस परीक्षा का उद्देश्य शिक्षण और शोध अभिवृत्ति का मूल्यांकन करना, इवैल्यूएशन करता है कि भाई कितना रिसर्च के प्रति आपका इंटरेस्ट है, टीचिंग के प्रति आपका क्या इंटरेस्ट है। जब वो सामने क्वेश्चन रखेगा तो बिल्कुल आपको रिसर्च में जो इंटरेस्ट है उसको भी चेक कर लेगा, और टीचिंग में आपको कितना इंटरेस्ट है उसको भी ये चेक कर लेगा। मूल उद्देश्य यही होता है। उनसे अपेक्षा है कि परीक्षार्थी से के पास संज्ञानात्मक क्षमता हो और वे इसको प्रदर्शित कर सकें। यानी कहने का मतलब है कि परीक्षार्थी के पास एक बेसिक नॉलेज हो, और बेसिक नॉलेज हो और वो रिप्रेजेंट करे, वो सामने वाले स्टूडेंट्स को बता सके, इस क्वालिटी को चेक करता है। तो इस क्षमता में क्या होता है कि विस्तृत बोध है, यानी बड़े पैमाने पर आपको कितना आपके ज्ञान है, उसके बाद विश्लेषण, कितना आप एनालिसिस कर सकते हैं, कितना विश्लेषण कर सकते हैं
आप जो भी विषय आपको पढ़ाना है छात्रों को उसका, उसके बाद मूल्यांकन, तर्क संरचना की समझ, आपके पास क्या लॉजिक है, किस तरह के लॉजिक देकर के आप समझाएंगे स्टूडेंट्स को। इसमें निगमनात्मक तथा आगमनात्मक तर्क शामिल है। अब इसमें जो आप देखिएगा निगमनात्मक और आगमनात्मक, इसको हम लोग चूँकि पढ़ेंगे तो पेपर को पढ़ेंगे तो इंग्लिश और हिंदी दोनों कंबाइंड मीडियम में पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स आपको इंग्लिश मीडियम के ही रहते हैं, क्योंकि ये जो भाषा होता है निगमनात्मक आगमनात्मक, तो इसको समझना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो निगमनात्मक और आगमनात्मक तर्क इसमें शामिल है, जिसमें एक में क्या होता है कि आप एग्जाम्पल दे दिए, एग्जाम्पल दे करके और तब कहे कि आप इससे एक नियम बना दीजिए। और एक निगमनात्मक क्या होता है कि इसमें एक नियम दे देता है और उसको क्या कहता है कि इसको आप विस्तार कीजिए, मतलब कि उससे आप उस पर आप बहुत सारा एग्जाम्पल दीजिए। तो जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो और अच्छी तरह से हम दोनों तर्क को समझेंगे, चूँकि निगमनात्मक और आगमनात्मक दोनों प्रकार के तर्कों का सहारा छात्रों को पढ़ाने के समय हमें लेना पड़ता है। परीक्षार्थियों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि उन्हें उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन में शिक्षण, टीचिंग और अधिगम का सामान्य ज्ञान हो। आप चूँकि यूजीसी नेट क्वालिफाई करेंगे तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, और असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे तो आपको हायर एजुकेशन में जाना होगा, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आप जा रहे हैं तो उसमें, और जो भी इसके लिए आपको एक जो जनरल नॉलेज होता है ये इसका ज्ञान आपको होना चाहिए। सूचना के स्रोतों की सामान्य जानकारी और ज्ञान हो। जो भी इन्फॉर्मेशन आप छात्रों को देंगे उन इन्फॉर्मेशन का जो जनरल नॉलेज है वो आपके पास होना चाहिए। उन्हें इसके साथ साथ उन्हें लोगों, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों के बीच समव्यवहार। अब आप हायर एजुकेशन में जाएंगे तो जाने के बाद जो समाज के लोग हैं या फिर जो हमारा इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है, या फिर जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है, प्राकृतिक संसाधन है, इनके बीच में आपका जो व्यवहार है और जीवन की गुणवत्ता जो है, जो हम कह सकते हैं कि लाइफ का जो गुणवत्ता है जीवन की, उस पर उनके प्रभाव की जानकारी होनी चाहिए। पर्यावरण का, प्राकृतिक संसाधन का और लोगों का जो व्यवहार है वो जीवन का जो गुणवत्ता होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी जानकारी भी आपको होना चाहिए। और विस्तृत पाठ्यक्रम विवरण इस प्रकार है, और इसी को ध्यान में रख करके 10 यूनिट में आपका ये पाठ्यक्रम तैयार किया गया है, जिसमें से पहला यूनिट में हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड को पढ़ेंगे, शिक्षण अभिवृत्ति को पढ़ेंगे, शिक्षण अभिवृत्ति को। इसमें हम लोग शिक्षण अवधारणाओं के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, और इस शिक्षण का उद्देश्य क्या है, उसके बाद शिक्षण का लेवल क्या, स्तर क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है और मूल अपेक्षाएं क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। शिक्षार्थी यानी सीखने वाले जो लोग हैं उनकी विशेषताएं, किशोर और वयस्क शिक्षार्थी की अपेक्षाएं क्या है, क्या आपसे वो अपेक्षा रखते हैं जो एडल्ट हो जाते हैं, इस हायर एजुकेशन में जाने के समय ये एडल्ट हो जाते हैं। शैक्षिक, सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक, ये क्या आप अपेक्षाएं हैं आपसे, शैक्षिक अपेक्षाएं क्या है आपसे, सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक अपेक्षाएं क्या है इन किशोरों की और वयस्कों की आपसे। इससे संबंधित आपका प्रश्न रहेगा व्यक्तिगत भिन्नताएं। उसके बाद शिक्षण प्रभावक तत्व, शिक्षण को प्रभावित करने वाले जो तत्व है जिसमें शिक्षक है, सहायक सामग्री है, उसके बाद संस्थागत सुविधाएं हैं, संस्था के द्वारा जो सुविधाएं दी जाती है, और शैक्षिक वातावरण है। ये शिक्षण को प्रभावित करने वाले तत्व है, शिक्षक, सहायक सामग्री, संस्थागत सुविधाएं और शैक्षिक वातावरण। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपको उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की पद्धति। अब उच्च अधिगम संस्था जो है, हायर एजुकेशन है, तो इसमें पढ़ाने की कौन सी पद्धति है, कौन सा तरीका है। अध्यापक केंद्रित बनाम शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति।
अब कुछ होता है जो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि टीचर सेंटर्ड है, मतलब कि टीचर जो बोल रहा है अपना पढ़ा रहा है, शिक्षार्थी अपना सुन रहा है। और एक होता है शिक्षार्थी केंद्रित, जिसमें उसकी क्या अपेक्षाएं हैं आपसे, उसको ध्यान में रख करके यदि कोई अध्यापक पढ़ा रहा है, कोई टीचर पढ़ा रहा है, तो इस तरीके को हम शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति कहते हैं। उसके बाद ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन पद्धतियाँ, अभी हम लोग ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं। और इसके लिए आपको देखिए स्वयं प्रभा, मूक्स इत्यादि के बारे में आपको पढ़ना होगा। इससे क्वेश्चन भी पूछता है बराबर। आपको स्वयं जो है, स्वयं प्रभा और मूक्स, ये सब क्या है, कुछ ऑनलाइन आपको प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम क्या करते हैं कि पढ़ाई करते हैं। तो स्वयं प्रभा और मूक्स इत्यादि के बारे में भी आपको पढ़ना है। शिक्षण सहायक प्रणाली, अब टीचिंग में जो सपोर्ट करने वाले जो तरीका है उसमें देखिए परंपरागत, आधुनिक और आईसीटी आधारित आज के डेट में हम समझ सकते हैं कि एजुकेशन हो गया। मूल्यांकन प्रणालियाँ, मूल्यांकन के तत्व और प्रकार, उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली में मूल्यांकन, हायर एजुकेशन में आपको विकल्प आधारित जो क्रेडिट प्रणाली है उसमें मूल्यांकन करना, चूँकि बहुत सारा जगह पर मार्क्स नहीं होता है, वो कुछ क्रेडिट पॉइंट दिए जाते हैं। कंप्यूटर आधारित परीक्षा से क्वेश्चन होंगे। मूल्यांकन पद्धतियों में नवाचार का भी आपको किस तरह से प्रयोग करेंगे, इससे भी रिलेटेड आपको पढ़ना। उसके बाद चलिए, इससे जब क्वेश्चन आता है सामने तो सोच में पड़ जाता है आदमी कि ये कहाँ से आएगा। उसके बाद देखिए सेकंड यूनिट में आपको आएगा शोध अभिवृत्ति। मान लीजिए उससे 5 नंबर का पूछ दिया, तो इस शोध अभिवृत्ति से, टीचिंग एप्टीट्यूड से भी आपको 5 नंबर के आपको प्रश्न होंगे। तो शोध का अर्थ आपको, उसके बाद प्रकार, शोध के कितने प्रकार और उस प्रकार की क्या विशेषताएं हैं। प्रत्यक्षवाद एवं उत्तर प्रत्यक्षवाद, शोध के उपागम से संबंधित आपको प्रश्न होंगे। शोध पद्धतियाँ, अब रिसर्च करने के जो तरीके हैं, जैसे प्रयोगात्मक, उसके बाद विवरणात्मक, उसके बाद ऐतिहासिक शोध पद्धति, उसके बाद गुणात्मक एवं मात्रात्मक पद्धति शोध पद्धति हुआ। और शोध के चरण, स्टेप्स, कितने स्टेप्स में आपका रिसर्च होगा, इससे भी आप इसके संबंध में भी आपके पास प्रश्न होंगे। शोध प्रबंध एवं आलेख लेखन, इसमें फॉर्मेट के बारे में आप पढ़ेंगे और संदर्भ की शैली, जो संदर्भ हम लोग लिखते हैं तो उसके बारे में भी आपको आप पढ़ेंगे और इससे संबंधित प्रश्न आपको रहेंगे। शोध में आईसीटी का अनुप्रयोग, आप जो शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उसमें आईसीटी कितना आपके लिए कोऑपरेटिव है, कितना आपको मदद कर रहा है, इससे भी संबंधित प्रश्न होंगे। शोध नैतिकता, इसमें रिसर्च में मोरलिटी की भी ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आप किसी का नकल करके और बिल्कुल आप लिख दिए कि पब्लिकेशन के लिए दे दिए यूजीसी केयर लिस्ट में और दे दिया और कहे कि भाई ये तो हम जो है शोध करके लिखे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लिखने वाले लोग हैं और वहाँ से लोग लिखवा करके प्रकाशित करवा देते हैं। तो ये जो है शोध नैतिकता के खिलाफ है और इसलिए आपका जो रिसर्च है वो अपना होना चाहिए। तो इससे भी शोध नैतिकता से भी कुछ प्रश्न होंगे। उसके बाद बोध है यूनिट 3 में देखिए, ये इसमें एक गद्यांश दिया जाएगा। ये देखिए, इस क्वेश्चन को जो मिस करता है जो विद्यार्थी, खास करके यूजीसी की तैयारी करने वाला, तो वो बहुत बड़ा लॉस में चला जाता है, क्योंकि इसमें आपको एक गद्यांश दिया हुआ रहता है, गद्यांश दिया रहता है और उस गद्यांश से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना और उसी गद्यांश से नीचे 5 प्रश्न लगभग रहते हैं। और 5 प्रश्न का मतलब है, सोच लीजिए ये 10 नंबर का हो गया। ये 5 प्रश्न अगर उसमें दिया हुआ है, कभी कभी जो है 3 प्रश्न रहता है, फिर भी 6 नंबर हो गया। तो इसमें ऐसे प्रश्न को सबसे पहले आप सोल्व कर लीजिए। ऐसा नहीं कि बाकी जो क्वेश्चन है बाकी का है, अब आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप स्किप करके भागिए आगे। जो सबसे पहले आप उस प्रश्न को कीजिए जिसको आप अच्छी तरह से कर सकते हैं और उस स्किप करते जाइए। फिर टाइम बचेगा तो फिर ऊपर से हम
देखेंगे। क्योंकि बाद में क्या होता है कि ऊपर ही आप लोग उलझ जाते हैं। बहुत लोग मैथ बनाने लगा, मैथ इतना ना टाइम ले लिया कि आप सोचिए कि 5 नंबर या 6 नंबर के चक्कर में बाकी जो आप बना सकते थे आपके पास टाइम नहीं बचा और बेवजह से ही आपको ब्लैक करके निकलना पड़ा। तो स्किप करना आपको सीखना होगा और उसी प्रश्न पर आप सबसे पहले ध्यान दीजिए जिसको आप अच्छी तरह से बना सकते हैं। ये आपको एक ट्रिक है इसको क्वालिफाई करने का, और इसको जो नहीं मेंटेन करेगा तो फिर उसको परेशानी होगा। फिर देखिए यूनिट 4 में आप देखिए संप्रेषण, कम्युनिकेशन से आपको ये रहेगा, ये भी आपका 4th यूनिट में। इसमें संप्रेषण, संप्रेषण का अर्थ, प्रकार और अभिलक्षण। संप्रेषण का मतलब हो गया कि आप अपनी बातों को दूसरे तक जो पहुंचाते हैं उनके पहुंचाने का कैसा तरीका है। प्रभावी संप्रेषण, इसमें वाचिक एवं गैर वाचिक भी हो सकता है। आप इशारा में भी आप किसी को कुछ बता सकते हैं और बोल के भी बता सकते हैं। अंतः सांस्कृतिक एवं सामूहिक संप्रेषण, आप ग्रुप में भी संप्रेषण करते हैं। जैसे हम लोग एक तरह से पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर, तो एक बड़े संख्या में लोगों के पास ये जा रहा है, तो ये हम कह सकते हैं कि सामूहिक संप्रेषण है। या आप एक सेमिनार वगैरह में अगर आप कहीं कुछ बोल रहे हैं तो वो भी सामूहिक संप्रेषण में ही आएगा। कक्षा संप्रेषण, क्लास में आप जो अपनी बातों को छात्रों तक पहुंचा रहे हैं वो कक्षा संप्रेषण के अंतर्गत आएंगे और इससे भी संबंधित बहुत सारे प्रश्न होंगे। प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं, और आप जो कम्युनिकेशन छात्रों और टीचर और छात्रों के बीच जो होती है तो उसमें जो बाधाएं होती है, जो परेशानियां होती है, उससे भी संबंधित क्वेश्चन होंगे। जन मीडिया एवं समाज से हम कह सकते हैं कि जन मीडिया या सोशल मीडिया इसको बोल सकते हैं, और समाज से संबंधित भी प्रश्न होंगे यूनिट 4 से। उसके बाद यूनिट 5 में देखिए गणितीय तर्क और अभिवृद्धि, इसमें तर्क के प्रकार से प्रश्न होंगे। संख्या श्रेणी, अक्षर श्रृंखला, कूट और संबंध। उसके बाद गणितीय अभिवृद्धि, इसमें अंश, समय और दूरी, अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, लाभ और हानि, ब्याज और छूट। उसके बाद औसत, ये सब से भी संबंधित प्रश्न होंगे। और अगर आप इसको भी कंप्लीट करते हैं और इससे भी अगर आपको 5 प्रश्न रहते हैं तो 10 नंबर आप इससे हल कर लेते हैं। तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तो हम लोग सिर्फ सिलेबस पर हम कहते हैं कि 0 से ही इसको स्टार्ट करेंगे। उसके बाद देखिए युक्ति युक्त तर्क, अब कुछ है तर्कों पर आधारित प्रश्न होंगे। जैसे युक्ति के ढांचे का बोध, युक्ति के रूप, उसके बाद निरूपाधिक तर्क वाक्य का ढांचा, आपको किस स्ट्रक्चर का आप तर्क दे रहे हैं। अवस्था और आकृति, आपके तर्क की अवस्था किस प्रकार की है और आकृति क्या है। उसके बाद औपचारिक एवं अनौपचारिक युक्ति दोष से प्रश्न होंगे। भाषा का प्रयोग, इससे प्रश्न होंगे। शब्दों का लक्ष्यार्थ, उसके बाद वस्तुअर्थ, विरोध का परंपरागत वर्ग, ये सब आपको चूँकि बहुत ही हम समझते हैं कि हिंदी मीडियम में बड़ा ही ये टफ लक्ष्यार्थ, वस्तुअर्थ, ये सब जो टफ वर्ड सब आ रहा है, तो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम को कंबाइन करके जब आप पढ़ेंगे तब आपको बेहतर समझ में आएगी। युक्ति के प्रकार में आपको निगमनात्मक और आगमनात्मक युक्ति का मूल्यांकन और विशिष्टीकरण, अनुरूपताएं, पैटर्न जिसको हम बोलेंगे, वेन आरेख, तर्क की वैधता सुनिश्चित करने के लिए वेन आरेख का सरल और बहुप्रयोग, ये आप लोग पढ़ते हैं, मैथ्स में पढ़ते हैं वेन आरेख के बारे में। उसके बाद रेखा चित्र, इसको हम बोल सकते हैं। भारतीय तर्कशास्त्र, ज्ञान के साधन। उसके बाद प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि, इससे संबंधित आप प्रश्न होंगे। अनुमान जो आप करते हैं उसकी संरचना कैसी है, आपके अनुमान का प्रकार कैसा है, व्याप्ति और हेत्वाभास किस प्रकार का है, इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद यूनिट 7 देखिए आंकड़ों की व्याख्या के बारे में हम लोग पढ़ेंगे।
आंकड़ों की व्याख्या, इसमें आंकड़ों का स्रोत, कोई डाटा है उसके कौन से सोर्सेज हैं, और प्राप्ति और वर्गीकरण के बारे में प्रश्न होंगे। गुणात्मक एवं मात्रात्मक आंकड़े होंगे, यानी हम कह सकते हैं कि क्वालिटेटिव एवं क्वांटिटेटिव डाटा से संबंधित प्रश्न होंगे। उसके बाद चित्रवत वर्णन, इसमें बार चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, टेबल चार्ट और रेखा चार्ट, और आंकड़ों का मानचित्रण। आंकड़ों की व्याख्या, एनालिसिस किस तरह से हम करेंगे उसको एक्सप्लेन। आंकड़े और सुशासन के से संबंधित प्रश्न होंगे, क्योंकि हम लोग सिलेबस पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम इस सिलेबस को पढ़ेंगे यूजीसी नेट एग्जाम के लिए, तो क्या होगा कि हमारा प्रयास होगा कि आपको अलग किसी प्लेटफॉर्म पर भटकने की जरूरत नहीं पड़े। यूनिट 8 देखिए, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, आईसीटी से संबंधित प्रश्न होंगे। इसमें सामान्य संक्षिप्तियाँ और शब्दावली, इसमें कुछ आईसीटी से संबंधित वर्ड्स होंगे, और उसके बाद कुछ हम कह सकते हैं कि जिसका आप लोग फुल फॉर्म जो वगैरह जो पढ़ते हैं किसी चीज़ का, कंप्यूटर से संबंधित जो आईसीटी से संबंधित जो भी फुल फॉर्म्स है, उसमें हम सामान्य संक्षिप्तियाँ उसी को हम बोलेंगे, उसके बारे में प्रश्न होंगे। इंटरनेट से संबंधित प्रश्न होंगे, इंट्रानेट, ईमेल, श्रव्य दृश्य कॉन्फ्रेंसिंग की मूलभूत बातों से संबंधित प्रश्न होंगे। उच्च शिक्षण में डिजिटल, पहले हायर एजुकेशन में जो डिजिटल सिस्टम है उससे संबंधित प्रश्न होंगे। आईसीटी और सुशासन से संबंधित प्रश्न यूनिट 8 में होंगे। उसके बाद यूनिट 9 को हम लोग देखते हैं। लोग, विकास और पर्यावरण। तो विकास और पर्यावरण से संबंधित जो चैप्टर होंगे उसमें मिलेनियम विकास, उसके बाद संपोषणीय विकास का लक्ष्य, उसके बाद मानव और पर्यावरण समव्यवहार, मनुष्य और पर्यावरण में मनुष्य के द्वारा जो व्यवहार किया जाता है उससे संबंधित प्रश्न होंगे, जिसमें निर्जातीय क्रियाकलाप और पर्यावरण पर उनके प्रभाव से संबंधित प्रश्न होंगे। पर्यावरण परक मुद्दे, जैसे आपको इन्वायरमेंट से संबंधित कुछ लोकल मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे हैं, उससे संबंधित प्रश्न होंगे। क्षेत्रीय और वैश्विक परिदृश्य में भी पर्यावरण परक मुद्दे होंगे, जैसे ग्लोबल वार्मिंग वगैरह है, किस तरह से हमारे पर्यावरण को नुकसान कर रहा है, इससे संबंधित प्रश्न होंगे, जिसमें वायु प्रदूषण, उसके बाद जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, उसके बाद ध्वनि प्रदूषण, साउंड पॉल्यूशन, अपशिष्ट, ठोस तरल, बायोमेडिकल, उसके बाद जोखिमपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक, उसके बाद जलवायु परिवर्तन, उसके बाद इसके सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक आयाम से संबंधित प्रश्न होंगे। मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषकों का प्रभाव, ये जो पॉल्यूटेंट्स है, प्रदूषक है, इसका ह्यूमन हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है, इससे रिलेटेड भी प्रश्न होंगे। प्राकृतिक और ऊर्जा के स्रोत, प्राकृतिक जो स्रोत है ऊर्जा के, जैसे सूर्य ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत है, कोयला वगैरह आप देखिएगा वो भी प्राकृतिक स्रोत है। तो ये सब ऊर्जा के प्राकृतिक स्रोत है, इसमें सौर आएगा, सूर्य, पवन ऊर्जा, मृदा, मिट्टी, ये भी ऊर्जा का स्रोत है, जल, उसके बाद भूताप, उसके बाद बायोमास, नाभिकी और वन, ये सब क्या है, ऊर्जा के प्राकृतिक स्रोत है, नेचुरल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद प्राकृतिक जो जोखिम और आपदाओं से संबंधित प्रश्न होंगे, न्यूनीकरण की युक्तियाँ, उसके बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, पर्यावरण को किस प्रकार से हमें संरक्षित रखना है, इससे संबंधित जो एक्ट है, अधिनियम है 1986 का अधिनियम, इससे संबंधित, इसमें जो प्रावधान है उससे संबंधित हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे। जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना से संबंधित प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय समझौते, आप जो ग्लोबल वार्मिंग वगैरह जिसके कारण हो रहा है, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, उससे संबंधित जो कुछ समझौते हैं,
जो ट्रीटीज है उससे और उस ट्रीटीज के जो प्रयास है जो दुनिया के देशों के द्वारा जो किया जा रहा है उन सब के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि कब कौन सा समझौता हुआ, किस देश के साथ हुआ और किसने उसका नेतृत्व किया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। रियो सम्मेलन, ये आपको पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और रियो सम्मेलन है। इसमें क्या हुआ, कब हुआ, कौन कौन इसमें शामिल थे, इसमें क्या प्रावधान था, इससे संबंधित प्रश्न रहेंगे। जैव विविधता सम्मेलन से संबंधित प्रश्न होंगे। उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित प्रश्न होंगे। पेरिस समझौता और अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि से भी संबंधित यूनिट 9 में आपको प्रश्न होंगे। और सबसे अच्छा जो मार्क्स दिलाने वाला यूनिट है वो आपका यूनिट 10 है। एक तो आप वहाँ ऊपर वाला जो देखे हैं उसको आप कभी मिस नहीं कीजिएगा, अनुच्छेद वाला, कि एक अनुच्छेद दे दिया और उसके नीचे उस पर जो संबंधित प्रश्न है गद्यांश दे दिया, और उस प्रश्न को आप मिस करेंगे और फिर ये हायर एजुकेशन से संबंधित प्रश्न को मिस करेंगे तो फिर आपको बड़ी परेशानी होगी। आपको यूनिट वगैरह कुछ सेलेक्ट करना होगा, जिस यूनिट पर सबसे ज़्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि वो आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। हायर एजुकेशन वाला आपको याद हो जाएगा। अगर इससे 5 क्वेश्चन पूछ दिया 10 नंबर पक्का हो गया। और हम समझते हैं कि इसमें आपको अगर 40 नंबर आप ले आते हैं तो समझिए कि इसका कोटा पूरा हो जाता है। और आप अपने सब्जेक्ट में ले आइए, आप 80 अगर लाते हैं तो जीआरएफ वगैरह के करीब आप चले जाते हैं। तो नेट वगैरह में भी अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको समझिए कि एवरेज मिला के चलना होगा कि कम से कम 50 में से 40 प्रश्न तक हमारा सही हो जाए। 40 अगर नहीं होता है तो कम से कम 25 तक हमारा निश्चित रूप से सही हो जाए। 25 भी अगर आपका सही हो तो 25 गुना 50 नंबर इससे आ गया, और बाकी का आप वहाँ पर पूरा कर सकते हैं। तो इसमें कुछ टॉपिक है, कुछ यूनिट है जिस पर ज़्यादा आप फोकस कीजिए। जैसे हायर एजुकेशन पर फोकस कीजिए, उसके बाद आपको वो अनुच्छेद वाला जो गद्यांश वाला उसको फोकस कीजिए। उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन भी समझ में आ जाता है। तो ये सब कुछ यूनिट है जिस पर आप गौर करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगा, आपका टाइम किल नहीं होगा दूसरे यूनिट में बेवजह। उसके बाद हायर एजुकेशन से क्या क्वेश्चन होंगे इसको देखिए। इसमें उच्च अधिगम संस्थाओं से संबंधित प्रश्न होंगे और एंशियंट इंडिया में जो एजुकेशन था उससे संबंधित आपको प्रश्न होंगे। स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च अधिगम और शोध का उद्भव, जो रिसर्च का हम कह सकते हैं कि जो उद्भव होता है, और हायर एजुकेशन के क्षेत्र में जो अधिगम है, जो समझ है, इससे संबंधित प्रश्न होंगे 1947 के बाद। उसके बाद भारत में प्राच्य, उसके बाद पारंपरिक पुरानी और गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम के बारे भी इससे भी प्रश्न होंगे। व्यवसायिक और तकनीकी कौशल आधारित शिक्षा से भी आपको प्रश्न होंगे। मूल्य शिक्षा और पर्यावरण परक शिक्षा से भी संबंधित प्रश्न होंगे। उसके बाद नीतियाँ, सुशासन, राजनीति और प्रशासन, इससे रिलेटेड भी आपको प्रश्न, ये 10th यूनिट हायर एजुकेशन वाला आपको जो यूनिट है इससे आएंगे। और ये बन जाता है, थोड़ा सा ध्यान देने पर ये बन जाता है। तो कम से कम 3, 4, 5 यूनिट पर आप कस के फोकस कीजिए। और जो यूनिट आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता तो उसको थोड़ा सा स्किप करके भी आप, हालांकि स्किप नहीं करना, पढ़ेंगे तो हम लोग सब, लेकिन ये आपको सेलेक्ट करना है कि कौन कौन सा यूनिट है उसको हम ठीक से करेंगे। तो उस पर अगर आप ध्यान देते हैं तो आपका जो टारगेट है कम से कम 30 प्रश्न तक का, 32 प्रश्न तक का, इतना पूरा कर लिए। फिर अपना सब्जेक्ट है तो फिर कहाँ गर्व आपका नहीं निकलेगा, हर हाल में निकल जाएगा। अब देखिए टिप्पणी 1, प्रत्येक यूनिट मॉड्यूल में 2-2 अंकों वाले 5 प्रश्न तैयार किए जाएंगे। देखिए प्रत्येक यूनिट से दे रहा है 2-2, 5 प्रश्न, तो 10 यूनिट है, 5 नहीं 50 प्रश्न हो गए 2-2 अंक का, 100 नंबर का। यदि दृष्टिवान परीक्षार्थियों के लिए ग्राफ चित्र वाले प्रश्न तैयार किए जाते हैं तो दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए उतने ही अंकों वाले प्रश्नों के अवतरण दिए जाए। ये जो आपको हम कह सकते हैं कि जिसके पास जो अंधा टाइप के स्टूडेंट होते हैं, जिसको दिखता नहीं है, तो वैसे छात्रों के लिए यहाँ पर दूसरा विशेष आपके काम का नहीं है, ये आँख वाले छात्रों की बात हो रही है। तो इस तरह से हमने फर्स्ट पेपर का सिलेबस देखा
और अब हम लोग क्या करेंगे कि आपको फर्स्ट जो हमारा पेपर है यूजीसी नेट का, उसको हम एकदम टॉपिक और सब टॉपिक वाइज जो है उसका हम एनालिसिस करते हुए पढ़ेंगे। और हमारा क्वेश्चन होगा कि हम PYQ एनालिसिस से उसको शुरू करें, क्योंकि PYQ एनालिसिस से शुरू करेंगे और तब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, तब जा कर के कुछ समझ में हमको आसानी से आएगी। क्योंकि PYQ एनालिसिस को समझना जरूरी है, उसको नहीं समझिएगा तो फिर जब सामने इसमें रिपीटिशन होता नहीं है क्वेश्चन का। रेयर केस में आपको 50 क्वेश्चन है तो 2-3 क्वेश्चन रिपीट हो गया, वो भी हायर एजुकेशन में। उसके बाद आपको इन्वायरमेंट वाला जो खंड है उससे, तो वही सब से कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गया तो तक नहीं, तो इसमें यूजीसी नेट में पेपर रिपीटिशन, आपको क्वेश्चन रिपीटिशन बहुत कम होता है, रेयर होता। तो इसलिए पूरे कॉन्सेप्ट को आपको समझना होगा और इसके लिए आपको पीछे का जो कम से कम 10 साल का, हम कह सकते हैं कि 10 साल का जो PYQ है उसको एनालिसिस करेंगे और फिर पूरे सिलेबस को पढ़ेंगे। तो चलिए इसी के साथ आज जो हमारा यूजीसी नेट के सिलेबस पर, चूँकि आज हमने इसको शुरुआत किया है, जो चर्चा है वह यहीं पर आज समाप्त होता है। और हमारी शुभकामनाएं हैं आपका जून बैच के लिए, कि जून बैच के लिए जो भी स्टूडेंट्स है वो हमारे चैनल से कनेक्ट हो जाए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और ताकि आपको हम क्या करें कि टॉपिक और सब टॉपिक वाइज और PYQ के क्वेश्चन को एनालिसिस करते हुए और पूरे फर्स्ट पेपर को हम आपके लिए कंप्लीट करा सकें। चलिए यहीं पर आज हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है यह समाप्त हुआ।